वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। पिछले क्लास से हम लोगों ने क्या किया है, एक नए चैप्टर की शुरुआत किया है जिसका नाम है जेनेटिक्स, या फिर हम कह सकते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पिछले क्लास में हम लोग जो है बहुत कुछ सीखने का कोशिश किए। हम लोगों ने जानने का कोशिश किया कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, वंशागति का क्या मतलब होता है। हम लोग समझने का कोशिश किए कि किस प्रकार से वेरिएशन एक संतति से दूसरे संतति में देखने को मिलता है, माता पिता में देखने को मिलते हैं, और एक ही जाति के जीव किस प्रकार से अपने ही जाति के जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू। इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर अभी जस्ट आप नीचे लाइव चैट देख रहे होंगे, उस लाइव चैट में आपको देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको आंसर देना है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। आपका आंसर नीचे बताना है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। ठीक है, फिर नीचे आपको आंसर देना है, हु इज द फादर ऑफ modern genetics। Who is the father of modern genetics? अभी जल्दी जल्दी नीचे आंसर कीजिए, Who is the father of modern genetics। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने, आप नंबर देके आंसर करते चले जाइएगा, नंबर देके आंसर ले चले जाइएगा, नंबर देकर आंसर लिखते चले जाइएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, यानी आनुवंशिकता के जनक कौन है। दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फटाफट आंसर कीजिए नीचे बाबू, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और चौथे का आंसर आपको देना है, चौथा क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु क्वाइंड टर्म जीन, हु क्वाइंड टर्म जीन फर्स्ट, हु क्वाइंड टर्म जीन फर्स्ट। तो आपको इसका आंसर करना है। आपके स्क्रीन पर जो है पांचवा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मनुष्य का यानी ह्यूमंस लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन से नंबर का है, यानी कि मानव की सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या 23वां, आपको बताना है। उसके बाद आपको आंसर करनी है कि ह्यूमंस स्मॉलेस्ट, आपको लार्जेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है। इसके बाद आपको आंसर करनी है कि क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है, क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है ह्यूमंस में, क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है या फिर हेट्रोलोगस। आपको आंसर करना है। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो पहला नंबर जो गुणसूत्र है वह होमोलोगस है या हेटेरोलोगस। होमोलोगस है या हेटेरोलोगस, आपको आंसर करना है। दोनों में से कौन है, ये पहला है या फिर ये दूसरा है। 8वां नंबर आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है कि मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी ऑटोसोम्स पढ़े है ना बाबू। हाउ मेनी autosomes
इन ह्यूमंस हाउ मेनी ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस, आपको बताना है कि मनुष्य में ऑटोसोम्स की कितनी संख्या होती है। 9 नंबर आंसर करना है। क्रोमोसोम बाई क्रोमोसोम एक्स और वाई, क्रोमोसोम एक्स और वाई ये क्या है? क्रोमोसोम एक्स और वाई क्या है? ये ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम है या फिर एलोसोम? ये ऑटोसोम है या फिर एलोसोम? क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम एक्स वाई जो है वो ऑटोसोम है या फिर एलोसोम है? आपको ये आंसर करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडेटरी या हेरिटेंस, वंशागति की सबसे छोटी इकाई कौन है? वंशागति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर करना है। और इसी का जस्ट अपोजिट भी आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, कि वंशागति की सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है ना, सेम है। लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, आपको ये आंसर करना है। वंशागति की 10 नंबर में है वंशागति की सबसे छोटी इकाई, और 11 नंबर में है वंशागति की सबसे बड़ी इकाई। ये 11 क्वेश्चन हो गए। आंसर फटाफट करते चले जाइए। और भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं। कि जो मेंडल थे, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन था? मेंडल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल यानी मेंडल ने किस पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था? और 13वां का आंसर आपको करना है बोटैनिकल नेम ऑफ गार्डन पी, यानी कि ये जो बगीचा मटर होता है उसका बोटैनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? आपको ये आंसर करने हैं। ये 14 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 13 क्वेश्चन हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर करते चले जाइए बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का उदाहरण देना है। एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का जो है आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको।
आई कलर का जीन, यानी आई कलर ये जो है हेरिटेबल कैरेक्टर है या इनहेरिटेबल? ये जो है हेरिटेबल है या फिर इनहेरिटेबल? आपको बताना है कि आई कलर का जो लक्षण है वह संतति में जाएगा या नहीं जाएगा, या जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता है तो वह इनहेरिटेबल होगा, अगर जाएगा तो वो हेरिटेबल होगा, यानी वंशानुगत होगा, हेरिटेबल। हेरिटेबल, TABLE, हेरिटेबल। तो इतने क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप नीचे कीजिए। ये सारा कुछ जो है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए बाबू। चलिए, आंसर अगर आप लोग का हो गया हो तो अब थोड़ा सा आगे ध्यान दे देते हैं। और इसका आंसर जो है हम लास्ट में बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, हम लोग जो इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि एलील क्या होता है। बाबू, ये जो चीज़ है हम लास्ट टाइम बताए भी थे, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि एलील होता क्या है। ठीक है ना बाबू? तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है युग्म विकल्पी यानी एलील से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है किसी लक्षण के प्रदर्शन के लिए जीनों के वैकल्पिक रूप को युग्म विकल्पी या फिर एलील कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसके दो सेट पाए जाते हैं। एक सेट जो हो गया, यानी एक से लेकर ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ऐसे कर करके कितने सेट हो जाते हैं हमारे अंदर बाबू? टोटल जो है आपका 23 सेट हो जाते हैं, 23 सेट। ठीक है ना? तो 23 जो आते हैं वह मदर से आते हैं, आपको अच्छे से पता है। फिर इसी के जैसा जो है 23 सेट और भी आते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? फादर से आते हैं। तब जाकर हमारे प्रत्येक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम हो जाता है वो 46 हो जाता है, 46 हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिए, एलील को समझने के लिए कि जब क्रोमोसोम हमारे अंदर आता है तो अपने साथ बहुत सारे जीनों को लेके आता है। हमारे मदर में जो भी लक्षण था उसके सारे जीन जो है क्रोमोसोम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आ गया। फादर में जो भी लक्षण थे उनके सारे जीन्स जो है क्रोमोसोम के थ्रू गुणसूत्र के द्वारा जो है हमारे शरीर के अंदर आ गया। यानी कि हमारे शरीर के अंदर मदर के भी गुणसूत्र है और फादर के भी गुणसूत्र है, और ये दोनों जो है एक दूसरे से जोड़े बना के पड़े हुए हैं। जैसे आपने बोला ना कि एक से लेकर जो 22 तक का जोड़ा होता है उसको हम लोग एलोसोम कहते हैं, सॉरी आउटोसोम कहते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें आपको सिर्फ अंतर देखने को मिलता है। मेल में जो है यह XY हो सकता है
और फीमेल में ये जो है X और X हो सकता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग जो है एलोसोम भी कहते हैं या 6 क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर ना बाबू। तो ये सब पहला जोड़ा भी एक मदर से आया, फादर से आया। पहले जोड़े में भी एक मदर और एक फादर का, दूसरे जोड़े में भी एक मदर से और एक फादर से, तीसरे जोड़े में भी एक मदर से और फादर से। तो मदर वाला हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। तो क्रोमोसोम जो आया है अपने साथ कई हजार जीनों को लेके आया, हर एक क्रोमोसोम अपने साथ कई हजार जीनों को लेके आया है और हर एक जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मदर का क्रोमोसोम फर्स्ट है और ये फादर का क्रोमोसोम फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम समझने के लिए जो है कुछ कम ही जीनों को हमने लाया है, यहाँ पर बनाया है कि ये क्रोमोसोम फर्स्ट है और इस पर एक जीन जो है यह है और दूसरा जीन जो है यहाँ पे है और तीसरा जीन जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। डैड के पास यानी मदर फादर से भी क्या हुआ है कि जीन्स आए हैं, तो सेम लोकेशन पे जीन्स प्रेजेंट है क्योंकि ये क्रोमोसोम तो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना बाबू। तो समान लक्षण के जीन जो है वो समान स्थान पे प्रेजेंट होंगे, तभी हम वैसे गुणसूत्र को होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो देखिए ना, मान लेते हैं कि ये जो पहला जीन है ये आई कलर को डिसाइड करता है। किसको करता है बाबू? आई कलर को डिसाइड करता है। ये दूसरा जो जीन बी आप देख रहे हो, ये जो है हमारे, मान लेते हैं कि ये जो है हमारे हेयर कलर को डिसाइड करता है। सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं बाबू, ये हेयर कलर का जीन है, ठीक है। और ये जो नीचे में सबसे है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है, हम कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो है हमारे हाइट का जीन है, हाइट का जीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमने मदर को देखा, तो मदर का जो आई कलर का जीन यहाँ पे है, फादर का आई कलर का जीन यहाँ पे है। तो देखिए लक्षण एक ही है ना, आई कलर का जीन इस मदर से आया हुआ क्रोमोसोम पे भी है, फादर से आया हुआ क्रोमोसोम पे भी है, लेकिन दोनों पर समान जगह पर प्रेजेंट है। लेकिन हेयर कलर का जीन जो मदर से भी आया है और फादर से भी आया है, और दोनों क्रोमोसोम पर आप क्या देख पा रहे हो, समान लोकेशन पर प्रेजेंट है, लोकाई पे प्रेजेंट है। हमने बताया था ना, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन व्यवस्थित होते हैं उस स्थान को लोकाई कहते हैं। तो समान लोकाई यानी समान लोगस पे प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर हाइट के लिए जो जीन आया है वो मदर से ये आया है और ये कहाँ से आया है, फादर से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि समान लक्षण के जीन समान स्थान पे प्रेजेंट है। आई कलर के जीन देखिए समान स्थान पर, हेयर कलर के जीन समान स्थान पर, हाइट के जीन समान स्थान पर है। इसीलिए ये क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और हमने पहले एग्जांपल लिया कि ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, हम ये मान के चले हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बाबू कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एलील क्या है, इसके थ्रू हम समझेंगे एलील क्या है। तो देखिए आई कलर के लिए हमारे अंदर कितने जीन है, 2 जीन है, एक मदर से आया है और एक फादर से आया है। लेकिन हमारे अंदर आंखों का कलर जो है इस दोनों में से कोई एक जीन ही कार्य करके डिसाइड करेगा। मतलब इस दोनों में से हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि मदर का जो आई कलर है वो ब्राउन है। इमेजिन करते हैं मदर का जो आई कलर है वो क्या है, ब्राउन है, और मदर से ब्राउन आई कलर वाला जीन आया है। और फादर का जो आई कलर है वो है ब्लैक, यानी कि फादर से जो जीन आया है आई कलर के लिए ब्लैक आया है। अब देखिए दोनों जीन हमारे अंदर है, ये जो है दोनों जीन जो है संतति के अंदर है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये संतति में कौन सा जीन खुद को प्रदर्शित करेगा, उसका आंख कैसा होगा, आंख का कलर कैसा होगा, ये डिसाइड ये दोनों जीन करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक जीन ही खुद को प्रदर्शित करेंगे। अगर ब्राउन वाला जीन, मम्मी वाला जीन ने प्रदर्शित कर लिया तो बच्चे का आंख जो है ब्राउन हो जाएगा।
फादर वाला जीन अगर खुद को प्रदर्शित कर लिया तो फादर, तो उसका आई कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मदर का अगर प्रदर्शित जीन किया तो ब्राउन, और फादर का जीन किया प्रदर्शित तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक लक्षण, सिर्फ आई कलर एक लक्षण है। ठीक है ना। इसके लिए दो जीन प्रेजेंट है। एक अगर आप मदर वाला जीन खुद को प्रदर्शित करता है तो बच्चे का आई कलर ब्राउन हो जाएगा, फादर वाला जीन प्रदर्शित करता है तो बच्चे का आई कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इस दोनों जीन को प्रदर्शित करने के लिए हमने विकल्प निकाला। ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक अल्टरनेट फॉर्म को तैयार किया कि इस दोनों जीन को हम कैसे दिखाएं। तो हमने क्या किया कि हमने इस एक जीन को हमने कैपिटल ए से दिखा दिया। हमने यहाँ पर अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जीन को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि जीन के जगह पर हमने किसको लिखा है, ए को लिखा है। ठीक है ना। फिर इस जीन के जगह पर हमने क्या लिखा है, स्मॉल ए को लिखा है। यानी जीन के जगह पर हम जिस विकल्प का प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा एलील। इसीलिए तो कहते हैं लक्षण के प्रदर्शन के लिए जो जीन है इसके वैकल्पिक रूप को हम लोग क्या कह रहे हैं, अलील कह रहे हैं। तो लक्षण के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जीन है, और इसके जगह पर हमने क्या लेटर का प्रयोग किया, तो इसी लेटर को हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा जो लक्षण है वो हेयर कलर का है। अब यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो मदर का हेयर कलर है, मदर का हेयर कलर जो है ब्लैक है, यानी कि माता जी का हेयर कलर जो ब्लैक था, और पिताजी का जो हेयर कलर है वो ब्राउन है। इमेजिन करने में कुछ नहीं जाता बाबू, क्या है, ब्राउन है यानी भूरा है। ठीक है। अब ये दोनों में से कोई एक जीन ही डिसाइड करेगा कि बच्चे में कौन सा कलर होना चाहिए। अगर मदर वाले जीन ने प्रदर्शित किया तो बच्चे का जो हेयर कलर हो जाएगा वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर डैड वाला यानी पिता वाला जीन ने खुद को प्रदर्शित किया तो बच्चे का क्या हो जाएगा, हेयर कलर कैसा हो जाएगा, बच्चे का हेयर कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से जीन जो है खुद को प्रदर्शित करने जा रहा है। इसी तरह से देखिए, हम यहाँ पर तीसरे जीन का जो है हमने एग्जांपल लिया। ये तीसरा जीन है बाबू। जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखा है, कैपिटल जी लिखा हुआ है। ठीक है ना। कैपिटल का मतलब ना, वैसा कोई भी एलील जो कैपिटल में लिखा हुआ रहे वो डोमिनेंट होता है। ध्यान रखना है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि वही अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक बच्चे के क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट को लिया है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि बताइए इस क्रोमोसोम को देख के आपको क्या लग रहा है कि बच्चे का आई कलर कैसा होगा, तो जो कैपिटल लेटर में है बच्चे का आई कलर वही होगा बाबू। तो कैपिटल लेटर में जो हमने लिखा है एलील को, जीन के जगह पर जो हमने वर्ड का यूज किया, जो लेटर का यूज किया है, जो कैपिटल है, कैपिटल अल्फाबेट जो होगा वो खुद को प्रदर्शित कर रहा है। स्मॉल लिखने का मतलब ये कि ये जीन अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। इसका मतलब ये जो बच्चा है इसका आई कलर कैसा है, ब्लैक है। ठीक है ना। जीन दोनों है लेकिन प्रदर्शन किसका हुआ, पिताजी का हुआ, इसीलिए इसका जो आई कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो जीन खुद को प्रदर्शित किया है वो है डोमिनेंट, और जिसने खुद को प्रदर्शित नहीं किया है उसको हम रिसेसिव कहेंगे। बात को डीपली समझिएगा बाबू, ये समझ गए तो सारा चैप्टर ऑटोमेटिक खत्म है। ठीक है ना। उसको रिसेसिव कहेंगे। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी, और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, यानी कि जिस जीन ने अपने प्रभाव को दिखाया उस जीन के एलील को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जिस जीन ने अपने प्रभाव को नहीं दिखाया उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है ना। जो अपने प्रभाव को दिखाता है वो डोमिनेंट होता है, जो अपने प्रभाव को नहीं दिखाता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो आई के कलर के केस में मम्मी का जो जीन है वो रिसेसिव है, क्योंकि बच्चे में कैपिटल किसको दिखाया गया है, डैड वाले को, यानी बच्चे का जो आई कलर है वो कैसा है, ब्लैक है।
तो डैड वाला जो जीन था वो डोमिनेंट था, इसलिए बच्चे का जो आंख गया है वो डैड पे गया है, मम्मी का कलर शो नहीं हुआ। जीन है लेकिन वो इसने खुद को प्रदर्शित नहीं किया, इसने यहाँ पर जो है पिताजी का जीन जो है प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में आते हैं हेयर कलर में। तो हेयर कलर में हमने क्या दिखाया कि बी जो शो कर रहा है वो ब्लैक को, और स्मॉल बी जो शो कर रहा है वो ब्राउन को। तो दूसरे कंडीशन में क्या है कि बच्चे का जो हेयर कलर है वो क्या है, ब्लैक है। इसका मतलब बच्चे का जो बाल गया है वो किस पे गया है, मम्मी पे गया है। आंख किस पे गया, पापा पे गया है, और बाल का कलर किस पे गया है, मम्मी पे गया है। ठीक है ना, इसलिए बच्चे का इसलिए हमने जो है मम्मी वाले जीन को डोमिनेंट लिखा है, क्योंकि मम्मी वाला जीन यहाँ पे प्रदर्शित हुआ बालों के कलर के केस में, और पिताजी का जीन प्रदर्शित नहीं हुआ, इसलिए मम्मी का जीन जो है बालों के कलर के केस में डोमिनेंट है, और डैड का जो जीन है वो क्या है, रिसेसिव है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइट में, दोनों में हमने कैपिटल अलील का प्रयोग किया, कैपिटल लेटर का प्रयोग किया है। इसका मतलब दोनों की जो हाइट है दोनों टॉल है, यानी मम्मी भी टॉल है, मदर भी क्या है, टॉल है, और फादर भी क्या है, फादर भी क्या है, टॉल है। फादर भी जो है वो टॉल है, इसीलिए हमने क्या दिखा है दोनों में। अगर मम्मी जो होती है वो बॉनी होती तो हम यहाँ पर कैपिटल जी लिखते, ठीक है ना, डॉर्फ होती, तो दोनों टॉल है, और बच्चा भी क्या है, टॉल है, क्योंकि जीन तो दोनों आया ना, मदर से भी लंबा वाला हाइट के लिए लंबा वाला ही जीन आया, फादर से भी लंबा वाला ही जीन आया, इसलिए बच्चे यहाँ पर तो है लड़ने के कोई चांसेस ही नहीं है। दो अलग अलग होते हैं तब लड़ने के चांसेस होते हैं कि हाँ हम खुद को प्रदर्शित करेंगे, हम करेंगे, और जो प्रदर्शित कर लेता है वह प्रभावी यानी डोमिनेंट होता है, और जो प्रदर्शित नहीं करता है वो क्या होता है, रिसेसिव ट्रैट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि लंबाई के केस में क्या है, दोनों डोमिनेंट है। ठीक है ना, दोनों खुद को प्रदर्शित, दोनों में से कोई एक प्रदर्शित करेगा, लेकिन ये भी करेगा तो बच्चा लंबा ही होगा, और मदर वाला भी करेगा तो बच्चा लंबा ही होगा, फादर वाला भी करे तो बच्चा क्या होगा, लंबा ही होगा। तो हाइट के केस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और बच्चा 100% लंबा ही होगा। लेकिन ये आपका आई कलर के केस में यहाँ पर सोचना पड़ा कि हाँ मदर जो है, मदर का जीन कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर रिसेसिव है तो मदर का आई कलर यहाँ नहीं शो होगा, यहाँ पर फादर का आई कलर शो होगा। और हेयर के कलर के लिए मदर का जीन रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो पता चला कि मदर का जो जीन है वो डोमिनेंट है और फादर का जीन है रिसेसिव। तो हेयर कलर में लक्षण जो दिखाई देंगे वह मदर के दिखाई दे रहे हैं, फादर के दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि एलील क्या होता है। तो जीन को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस अल्फाबेट्स को प्रयोग में लाते हैं उस अल्फाबेट्स को हम एलील कहते हैं। ठीक है ना, और एलील जो है ए से लेकर जेड तक की कोई संख्या हो सकती है। जो डोमिनेंट होगा, जो जीन डोमिनेंट होगा, जो अपने प्रभाव को दिखा रहा होगा, उसके लिए एलील हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो अपने लक्षण को नहीं दिखा रहा होगा उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है ना, तो डोमिनेंट के लिए एलील हमेशा कैपिटल लेटर में, और रिसेसिव के लिए जो एलील लिखेंगे वो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो एलील बात समझ में आ गई ना, कि हम हमेशा क्या करेंगे, जीन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ लेटर्स का प्रयोग में लाएंगे, जीन के जगह पर हम लेटर्स को उपयोग में लाएंगे, और जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, और जो रिसेसिव होगा, जो अप्रभावी होगा, उसको हम स्मॉल में लिखेंगे, और यही सब कुछ क्या है, एलील है। तो समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम कितना है, तो क्रोमोसोम कितना है, मदर से है एक क्रोमोसोम, फादर से है एक क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ कितनी देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रहे हैं। जीन्स कितने हैं, तो जीन जो है 1 जीन, 2 जीन और 3 जीन। ठीक है ना, यानी कि 3 ही जीन है। एलील कितने हैं, तो एलील टोटल कितने हैं, हर एक लक्षण के लिए 2 जीन। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं मानेंगे, 1 ही मानेंगे। क्यों 1 मानेंगे जीन को, क्योंकि दोनों में से तो कोई एक ही प्रदर्शित होगा ना बाबू। तो जीन की संख्या 3 और एलील की संख्या क्या है, यानी कि विकल्प कितने हैं, तो टोटल 6 विकल्प है। कैपिटल ए भी विकल्प में है, स्मॉल ए भी है। प्रदर्शन किसका होगा, 3 का ही होगा, बाकी 3 जो है वो बचे रह जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ गए कि एलील क्या होता है। इस तरह से आप समझ गए कि एलील रिसेसिव भी होता है और डोमिनेंट, रिसेसिव भी होते हैं और डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट एलील होगा तो हम कैपिटल में लिखेंगे, रिसेसिव होगा तो हम स्मॉल में लिखेंगे। क्लियर ना, चलिए ठीक है।
अब हम आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इस पर ये पहला जीन है, ये जीन फर्स्ट, और ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, और ये क्या, चौथा जीन है, ठीक है ना। ये 4 जीन है। एलील कितने हैं, तो 4 दूना 8 एलील हो जाएंगे, क्योंकि हर एक जीन के लिए 2 ऑप्शन होता है ना बाबू, तो 8 एलील हो जाएंगे। यहाँ पर एलील की संख्या 8 हो जाएगा। क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम 2 ही होंगे, ये पहला और ये दूसरा, एक मदर से मिला है और एक फादर से मिला है, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ में आ गया, देखिए ना, हमने एग्जांपल में भी, एलील के एग्जांपल में लिखा है कि हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स को प्रयोग में लाते हैं जीन की जगह पर, इसलिए कैपिटल टी, ये कैपिटल लिखने का मतलब क्या है कि ये खुद को प्रदर्शित कर रहा है, ये डोमिनेंट है। स्मॉल लिखने का मतलब ये खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये रिसेसिव जीन है। ये कैपिटल बी लिखने का मतलब क्या है कि ये जीन जो है डोमिनेंट है। स्मॉल लिखने का मतलब ये जीन रिसेसिव है। कैपिटल का मतलब ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ क्या थे बाबू, एलील्स थे। कोनो दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत है तो वो आगे चलकर जो है वो और भी क्लियर होने हैं, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि होमोजाइगस एलील क्या होता है, हेट्रोजाइगस एलील क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले हम देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि होमोजाइगस एलील क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस एलील क्या। एलील हमने देखा ना कि अगर कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, उसके बाद फिर क्या है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, ये सब जीन्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लेटर को प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है। होमोजाइगस का मतलब हो गया, होमो का मतलब हो गया समान, ठीक है ना। होमो का मतलब समान और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी विभिन्न। तो समयुग्मजी जीव से हम क्या समझेंगे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म से हम क्या समझेंगे, तो वैसा जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम आप जानते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम पर किसी एक लक्षण के लिए समरूप एलील, इसको सुधार लीजिएगा बाबू, इसको एलील कर लीजिएगा, एलीला लिखा गया है तो एलील, ठीक है ना। एलील उपस्थित हो तो समयुग्मजी जीव होंगे। तो अब बात को हम समझते हैं कि कोई एक जीव है, मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, कोई एक ह्यूमन है, ह्यूमन का ये बच्चा है, ठीक है ना, कोई एक ह्यूमन का ये बेबी है, ठीक है। और इस बेबी में हमने क्या किया, इस बेबी के एक सेल को हमने प्राप्त किया, सेल को, इसके न्यूक्लियस से क्या निकाल लिया हमने, इस सेल को प्राप्त किया। इस सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम होगा, हमने क्रोमोसोम को बाहर निकाला, ठीक है ना। हमने क्रोमोसोम को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे, हाँ या ना बाबू। चलिए, हमने क्रोमोसोम को बाहर निकाला और ये पहला क्रोमोसोम को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। पहला क्रोमोसोम को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रदर्शित करने का कोशिश। ये पहला क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है, ये पहले क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है। एक जो आया है वो मदर से आया और एक फादर से आया है, ठीक है। और दोनों अपने साथ कुछ ना कुछ जीन को लेके आया होगा। हमने बताया ना कि आप गुणसूत्र जो है हजारों जीन को अपने साथ लेकर आता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, ठीक है ना। जीन लक्षण को दिखाता है, तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो हमने पहला जीन लिखा है यह बच्चे के आंखों के रंग के लिए है, आई कलर के लिए, ठीक है। और नीचे जो जीन हमने शो किया है ये जो है बच्चे के हाइट के लिए। बात को ध्यान से समझिएगा बाबू, बच्चे के हाइट के लिए, ठीक है ना। तो इस आई कलर का ऑप्शनल जीन इसके पास कितना होगा, इस बच्चे के पास, ठीक है ना। इस बच्चे का हमने क्रोमोसोम लिया है, ठीक है, जिसमें से एक सेट जो है मदर से, एक सेट कहाँ से मिला है, फादर से मिला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देख लेते हैं। मदर जो है इसका आई कलर जो है, मदर का जो आई कलर है ये ब्लू है, ब्लू आई होते हैं ना बाबू, ये ब्लू है। और फादर का जो आई कलर है ना बाबू वो ब्लैक है, फादर का आई कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दो कैरेक्टर हमने लिया। यहाँ पर हम मदर का हम हाइट देख लेते हैं, तो मदर जो है वह नाटी है बाबू, तो इसको हम लिख लेते हैं ड्वार्फ। ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। और जो फादर है ये भी नाटे हैं, ये भी क्या है, नाटे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ड्वार्फ। फादर जो है नाटे हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ड्वार्फ। चलिए अब बात को समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लू के लिए, ब्लू
क्योंकि हमने क्या देखा, इस बच्चे को देखा, तो हमने इस बच्चे को देखा तो हमने क्या पाया कि ये जो बेबी है ना, ये जो बेबी है, ये इसका आई कलर जो है ब्लैक है, इस बेबी का आई कलर क्या है, ब्लैक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इससे ये जो बच्चे का आई कलर ब्लैक है, ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, तो रीजन ये है ना कि मदर से भी जीन आया था, फादर से भी आई कलर के लिए जीन आया था। मदर से जो जीन आया था ना बाबू, मदर से जो जीन आया था ना बाबू, वो कैसा जीन आया था, ब्लू का, लेकिन दिखा कौन, ब्लैक। बच्चे में क्या दिख रहा है, ब्लैक। इसका मतलब ब्लैक वाला जीन जो है ये डोमिनेंट है, इसको बी से दिखाएंगे, और ब्लू वाले ने खुद को प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए इसको स्मॉल बी से दिखाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मदर से जो जीन आया था वह किसके लिए, कौन सा आया था, ब्लू आया था, और ब्लू खुद को प्रदर्शित नहीं किया। बच्चे का आंख जो है ब्लैक है, इसका मतलब ब्लैक वाला जीन जो है खुद को प्रदर्शित कर रहा है, ब्लैक वाला जीन डोमिनेंट है, यानी फादर वाला जो जीन है ये क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल बी और रिसेसिव के लिए हम क्या किए, स्मॉल बी लिख दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हाइट के केस में, तो हमने क्या देखा, बच्चा जो है ये ड्वार्फ है, मम्मी भी ड्वार्फ, पापा भी जो है ड्वार्फ है, और बच्चा भी क्या है, ड्वार्फ है। बच्चा भी क्या है बाबू, ड्वार्फ है, यानी नाटा है। तो यहाँ पर जो जीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लंबा के लिए हम कैपिटल टी लिखते हैं, लंबा वाला जीन हमारा हमेशा जो है डोमिनेंट होता है, और नाटा के लिए हम स्मॉल टी लिखते हैं। तो मम्मी भी क्या है, नाटी थी, और फादर भी क्या है, नाटा था, इसलिए बच्चा, इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना बाबू, तो दोनों जीन नाटा का, इसलिए बच्चा क्या हो गया, नाटा हो गया। ठीक है, ये बात अगर समझ में अगर आ गई होगी तो हम यहाँ पर अब समझते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वैसा एलील का जोड़ा, ठीक है ना, वैसा एलील का जोड़ा जिसमें दोनों जीन समान हो, दोनों जीन समान हो। जैसे हाइट के केस में यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इधर लिख देते हैं, हाइट के केस में हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हाइट के केस में हमको ये देखने को मिल रहा है कि मदर से जो जीन आया है वो क्या है, नाटा है, तो स्मॉल टी। फादर से जो जीन आया है वो भी नाटा है, तो स्मॉल टी। ठीक है ना। तो ये जो एलील जो हो गए, एलील का जो जोड़ा हो गया, इसको हम बोल रहे हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है ना, समयुग्मजी एलील है ये। ठीक है, समयुग्मजी, दोनों एलील जो है एक जैसा है, तो समयुग्मजी एलील हो गया, होमोजाइगस। ठीक है, लेकिन आई के केस में क्या देखने को मिल रहा है, एक स्मॉल है, एक रिसेसिव है, और एक क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आई के केस में क्या हो गया कंडीशन, कि एक जो है सबसे पहले हम डोमिनेंट को लिखेंगे, तो कैपिटल हम लिख लिए, फिर किसको लिखेंगे, रिसेसिव को। तो ये जो है दोनों एलील एक जैसे नहीं है, तो मतलब ये है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। आप समझ रहे हो, हेटेरोजाइगस। तो आई कलर के केस में ये जो बच्चा है, आई कलर के केस में ये जो बच्चा है वो होमोजाइगस है, सॉरी हाँ, आई कलर के केस में जो है हेटेरोजाइगस है। आई कलर के केस में ये जो है, आई कलर के केस में ये जो है, आई कलर के केस में ये जो है हेटेरोजाइगस है, और हाइट के केस में ये जो बच्चा है क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन रहे हैं बाबू, कि ये बच्चा के अगर आंखों की रंग की बात कर ले तो उस कंडीशन में ये बच्चा जो है विषम युग्मजी जीव है, और हाइट के केस में ये क्या है, समयुग्मजी जीव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वैसा जीव, वैसा कोई भी जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र पर, ये समस्थानिक गुणसूत्र लिया ना बाबू, इस पर गुणसूत्र पर किसी एक लक्षण कौन सा हमने लिया, तो किसी एक लक्षण, हम यहाँ हाइट ले रहे हैं, एक लक्षण के लिए समरूप एलील हो, तो समरूप एलील है ना बाबू, मदर से भी वही आया, फादर से भी वही आया, उपस्थित हो, तो ऐसे जीव को हम समयुग्मजी जीव या फिर होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना। तो होमोजाइगस का एग्जांपल क्या है कि कैपिटल टी ये दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस। स्मॉल टी दोनों एलील समान प्रकार के, हेटेरो होमोजाइगस।
दोनों एलील समान प्रकार के होमोजाइगस, दोनों एलील जो है समान प्रकार के है होमोजाइगस। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको डोमिनेंट होमोजाइगस कहेंगे। डोमिनेंट होमोजाइगस क्यों कहेंगे, 1 मिनट बाबू, इसको जो है हम डोमिनेंट होमोजाइगस कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का दोनों जो एलील है ना, इसको हम लोग डोमिनेंट होमोजाइगस समझ लो आप, इसको डोमिनेंट कह रहे हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस, क्योंकि दोनों का दोनों जीन क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए डोमिनेंट होमोजाइगस। ये जो हो गया आपका एलील हो गया, ये क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है, ठीक है ना। यदि किसी समयुग्मजीव जीव का स्वप्रजनन कराया जाए तो हमेशा समान गुण या लक्षण वाले संतति को जन्म देते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम हाइट के केस में बात करें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि होमोजाइगस का हम एग्जांपल ले चुके हैं यहाँ पे बाबू। इस डायग्राम को बना लेना है आपके कॉपी में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रोमोसोम जो है ये मदर से आए हैं, ये फादर से आए हैं, ये मदर से आए हैं और ये क्या से आए, फादर से आए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों होमोजाइगस के एग्जाम्पल है, होमोजाइगस एलील के एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मदर से जो जीन आया वो भी डोमिनेंट है, फादर से जो जीन आया वो भी डोमिनेंट है, यानी बी दोनों डोमिनेंट का जोड़ा है, इसलिए दोनों समान प्रकार के जीनों का जोड़ा है, इसलिए होमोजाइगस। यहाँ पर क्या है, दोनों रिसेसिव है, यानी दोनों समान प्रकार के जीन का जोड़ा है, इसलिए ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने कहा कि समयुग्मजीव जीव का स्वपरागण जब हम कराते हैं तो हमेशा समान गुण वाले लक्षण संतति प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए ना बाबू, हम जब स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण यानी अलैंगिक जनन होता है ना, स्वपरागण यानी अलैंगिक जनन होता है, तो जब अलैंगिक जनन होगा तो संतति में सेम इसी प्रकार के जीन जाएंगे, हाँ या ना, और सेम इसी प्रकार के जीन जाएंगे तो यहाँ पर हमेशा समान प्रकार के ही लक्षण प्रदर्शित हो जाएंगे। जो जनक में है वही आपका पेरेंट में देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है कि वैसा कोई भी जीव जिसमें कोई भी जीव या कोई एक लक्षण के लिए होमोजाइगस कंडीशन में जीन है, दोनों जीन समान प्रकार के हैं, तो वैसे जीव को हम शुद्ध जीव कहते हैं, ठीक है ना, ट्रू ब्रीड भी कहा जाता है। तो होमोजाइगस समझ गए ना बाबू, कि वैसा कोई जीन जो कि समान प्रकार के हो, होमोजाइगस, समान प्रकार के है होमोजाइगस, समान प्रकार के है होमोजाइगस, ठीक है ना, समान प्रकार के है होमोजाइगस, ये क्या है, होमोजाइगस, ठीक है ना। तो ये होमोजाइगस जीन हो गया, और ये जीन जिस जीव में होगा वो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। क्लियर सी बात है, समयुग्मजीव कहलाएंगे ये। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, विषम युग्मजीव को समझते हैं। तो विषम युग्मजीव जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना बाबू, वैसा जीव जिसके समस्थानिक गुणसूत्र पर आपको क्या मिले, एक विशेष लक्षण के लिए भिन्न एलील मिले, एक लक्षण के लिए अलग अलग एलील है। देखिए यहाँ पर एलील क्या है, अलग है, एक ही लक्षण के लिए अलग अलग एलील देखने को मिल रहे हैं, यानी एक कैपिटल भी है, एक स्मॉल भी है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। अगर हम लिख दे कैपिटल टी या स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस। यहाँ पर कैपिटल बी या स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस। अगर हम लिख दे यहाँ पर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, हेटेरोजाइगस, ठीक है ना। तो इसी तरह से कैपिटल जेड या स्मॉल जेड लिख दे तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो अगर दो जीन पर, एक लक्षण के लिए दो जीन है और दोनों जीन समान है तो होमोजाइगस, और अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले हैं तो हेटेरोजाइगस हो जाएंगे। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो किसी एक लक्षण के लिए यदि जीन जो है वो भिन्न एलील हो, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, तो ऐसे जीव को विषम युग्मजीव जीव कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल बी या स्मॉल बी, या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, ठीक है ना। इसे संकर जीव या हाइब्रिड भी कहा जाता है, इसे संकर जीव, ठीक है ना, जिसमें दो तरह, एक ही लक्षण के लिए दो प्रकार के जीन आ जाएंगे, उसको हम हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कहेंगे या फिर संकर जीव कहेंगे, ठीक है। एक और याद रख लीजिए आप अलग से, हेमीजाइगस किसको कहते हैं, ठीक है ना।
तो वैसा कोई भी जीन जिसके लिए वैसा कोई भी लक्षण जिसके लिए हमारे शरीर में सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट हो, जैसे क्रोमोसोम एक्स और वाई की बात कर लेते हैं, तो क्रोमोसोम एक्स पर जितने भी जीन होंगे वो मादा कैरेक्टर के होंगे और वाई पे जो भी जीन होंगे वो नर कैरेक्टर के होंगे, ठीक है ना। और इसका कोई भी जोड़ा जो है इस पे देखने को नहीं मिलेगा, और इसका कोई भी जोड़ा इस पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मादा कैरेक्टर के लिए एक जीन, नर कैरेक्टर के लिए भी एक ही जीन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, हेमीजाइगस। अगर जीन जोड़े में नहीं हो, अकेला हो, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेमीजाइगस। अगर जीन प्रेजेंट है और समान प्रकार के तो होमोजाइगस, अगर जीन प्रेजेंट है और अलग अलग प्रकार के तो हेटेरोजाइगस, अगर जीन प्रेजेंट है और वह अकेला है तो हेमीजाइगस, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, होमोजाइगस किसको कहेंगे, हेटेरोजाइगस किसको कहेंगे और हेमीजाइगस किसको कहेंगे। ध्यान रखना है बाबू, हमारे गैमिट यानी युग्मक में यानी स्पर्म में जितने भी जीन होते हैं वह हेमीजाइगस होते हैं। क्यों हेमीजाइगस होते हैं, क्योंकि ये हमारे युग्मक में जो जीन होते हैं, शुक्राणु में या अंडाणु में जो जीन होते हैं वह जोड़े में नहीं होते, वो अकेला होता है ना बाबू। वो तो ओभा के साथ जब मिलता है तब जाकर जोड़ा बनाता है, ठीक है ना। तो पहले युग्मक में जो भी जीन्स होंगे, जो भी लक्षण के जीन्स होंगे वह क्या होंगे, हेमीजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है ना। तो होमोजाइगस और हेमीजाइगस के बीच में आप डिफरेंस समझ गए। अब हम इस बात को समझते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे अंदर कोई जीन प्रेजेंट है और वो जीन हमारे शरीर में दिख रहा है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि आई कलर के लिए कोई एक जो है आदमी है, ठीक है ना, और उसके पास उसके शरीर के अंदर क्या है, जीन है, और वो जीन खुद को प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रदर्शित जो प्रदर्शन है, जो जीन का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। किस मतलब समझ लेते हैं, अगर कोई आदमी क्या है, अगर किसी आदमी के अंदर किसी ह्यूमन के अंदर क्या हुआ, मदर से जो जीन आया लंबाई के लिए, वो कैपिटल जी भी हम कह सकते हैं, कैपिटल टी मान लेता है। लंबाई के लिए जीन जो आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों आया, ठीक है ना। तो इस दोनों में से कौन खुद को प्रदर्शित करेगा, लंबा वाला। ये आदमी जो होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई वाला जीन जो है डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, बौनेपन का जीन जो है वह रिसेसिव है, ठीक है ना। तो कैपिटल टी ने खुद को प्रदर्शित किया, तो प्रदर्शित जैसे ही करेगा तो ये आदमी कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ये लंबाई जो है ना, ये लंबा जो आदमी दिख रहा है, मतलब वो उसका क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है ना। और ये जीन जो प्रेजेंट है, ये सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू, किसी कैरेक्टर के लिए जो जीन हम किसी जीव के अंदर होते हैं वो जीनोटाइप, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है ये जीनोटाइप है, और ये जब खुद को प्रदर्शित करेगा तो व्यक्ति हो जाएगा लंबा, यानी लंबाई क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। तो किसी जीव में किसी एक लक्षण के लिए पाई जाने वाली जीन हमेशा जोड़े में होगा ना, जीन की संरचना जीनी प्ररूपी या जीनोटाइप कहते हैं। मान लेते हैं कि लंबाई, अगर कोई व्यक्ति जो है लंबा है तो उसके अंदर दो तरह के जीन हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल जी मदर से हो सकता है आया हो और स्मॉल टी फादर से आया हो, या फिर मदर भी लंबा हो और फादर भी लंबा हो, तो दोनों जीन जो है लंबाई वाला जीन होगा। तो ये जो हो गया क्या हो गया, जीनोटाइप। ये क्या है, जीनोटाइप। तो किसी जीव में किसी एक लक्षण के लिए पाई जाने वाली जीन की संरचना जीनी प्रारूपी या जीनोटाइप कहलाती है। जैसे एलील हम ले लेते हैं आई कलर के लिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन में एलील है, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। कैपिटल बी एलील जो है वो ब्राउन कलर को शो कर रहा है। इमेजिन करते हैं कैपिटल बी एलील ब्राउन कलर को शो कर रहा है, और ब्राउन कलर वाला डोमिनेंट है, किस पर डोमिनेंट है, तो बी पे डोमिनेंट है, ठीक है ना। एलील जो है आपका ब्लू आईज को शो कर रहा है, यानी कि स्मॉल बी ब्लू आई को शो कर रहा है और कैपिटल बी ब्राउन आई को शो कर रहा है। और ब्लू आई जो है रिसेसिव है, किस पर, कैपिटल बी एलील पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है और इसका आंख जो है ब्राउन है, इसका आंख क्या है,
ब्राउन है। तो हो सकता है इसके शरीर के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल बी और कैपिटल बी होगा। जब दोनों डोमिनेंट होगा यानी इसके पास जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, ब्राउन आइज वाला जीन है, इसलिए इस व्यक्ति का आंख कैसा है, ब्राउन है। तो ये जो ब्राउननेस दिख रहा है आंखों में, जो प्रतीत हो रहा है वो उसका फिनोटाइप है, लेकिन इस फिनोटाइप के पीछे जो जीन काम कर रहा है वो उसका क्या है, जीनोटाइप है। तो इस जीनोटाइप की वजह से आदमी का फिनोटाइप कैसा है, ब्राउन है, ठीक है ना। अगर इसके पास जीनोटाइप कैपिटल बी और स्मॉल बी होता तो उसके बावजूद भी इसका आंख क्या होता, ब्राउन होता, क्योंकि कैपिटल बी जो है यानी कि ब्राउन आई वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है और स्मॉल बी वाला जो है रिसेसिव है। तो इस कंडीशन में रिसेसिव अपने गुण को नहीं दिखाता है, वो कैपिटल वाला दिखाता है, इसलिए इसका आंख कैसा है, ब्राउन है। तो ये जो ब्राउननेस दिख रहा है, जो दिख रहा है वो है फिनोटाइप, दृश्य प्रारूपी, और जिसके कारण दिख रहा है, जिस जीन के कारण दिख रहा है वो क्या है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हो गया कैपिटल बी, इसकी इसलिए आंख क्या दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। फिर या जीनोटाइप आपका रह जाए हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी ब्राउन ही दिखेगा। अगर दोनों का दोनों जो जीन है वो ब्लू आईज वाला ही है, तो इस कंडीशन में इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू का है, तो इसका आई कैसा होगा, ब्लू होगा। तो जो जीन की जो संरचना होती है उसको हम, ये जीन की संरचना है तो इसको हम जीनोटाइप कह रहे हैं, और इस जीन के कारण जो लक्षण प्रतीत हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। तो जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ कि किसी जीव में किसी एक लक्षण के लिए पाई जाने वाली जीन की जो संरचना है उसको जीनोटाइप कहेंगे या फिर जीनी प्ररूपी कहेंगे। फिनोटाइप किसको कहेंगे बाबू, तो फिनोटाइप जीन के प्रदर्शन के कारण जो लक्षण दिख रहे हैं उसको फिनोटाइप कहेंगे। किसी जीन की बाहरी दिखावट क्या कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है। आदमी के अंदर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी, इसी कारण से इसका आंख क्या है, ब्राउन है, यानी ब्राउननेस क्या है, फिनोटाइप है। आदमी के अंदर जीन क्या है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, और ये जो है इसी के कारण इसका आई क्या दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, यानी ये फिनोटाइप है। और आदमी के अंदर जो जीनोटाइप है वो स्मॉल बी, इसका मतलब ये जो इसका आई जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ ब्लू वाला ही जीन है। दोनों एक जैसा है होमोजाइगस, दोनों अलग अलग है हेटेरोजाइगस, दोनों एक जैसा है होमोजाइगस, ठीक है ना। तो आई होप आप जो है जीनोटाइप समझ गए होंगे, जीनी संरचना को जीनोटाइप कहेंगे, और उस जीन का जो प्रदर्शन होगा, उस जीन के कारण जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे। अब देखते हैं, अब हमने बता भी चुका है कि प्रभावी जीन क्या होता है, अप्रभावी जीन क्या होता है, डोमिनेंट जीन किसको कहते हैं। तो हमको अच्छे से पता है किसी भी लक्षण के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, दो जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक जीन जो होता है मदर से आता है और एक जीन फादर से आता है। यदि किसी विषम युग्मजी, यहाँ पर हेटेरोजाइगस की बात की जा रही है, होमोजाइगस की नहीं, हेटेरोजाइगस। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कौन है बाबू, ये जीनोटाइप जो है हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस जीव में किसी लक्षण के लिए उपस्थित दोनों जीव में जो जीन खुद को प्रदर्शित करेगा, अगर दो तरह के लक्षण है और दोनों में से जो खुद को प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है, वो है डोमिनेंट, वही क्या है, डोमिनेंट है। तो जैसे देखिए ना, यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, ये होमोजाइगस कंडीशन में एक ही ऑप्शन था कि आई जो होगा, अगर मदर वाला भी शो करे तो बच्चे का आई जो है ब्राउन होगा, फादर वाला भी शो करे तो बच्चे का आई क्या होगा, ब्राउन होगा। यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए, यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन है, मदर वाला भी शो करे तो ब्लू ही होगा आई, और फादर वाला भी शो करे तो ब्लू ही आई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन में आ गया। अब यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि हम ब्लू आई को शो करें या फिर ब्राउन आई को शो करें, और दोनों में से कोई एक जीन जो है काम नहीं करेगा, यानी दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेगा, दोनों में से जो जीत जाएगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाए, यानी एक ही लक्षण के लिए दो तरह के ऑप्शनल जीन आ जाए और दोनों में से जो खुद को प्रदर्शित करेगा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो देखिए ना, यहाँ पर ब्राउन वाला भी, यहाँ पर कैपिटल बी किसको शो कर रहा है, ब्राउन आईज को शो कर रहा है, ठीक है ना, और स्मॉल बी किसको शो कर रहा है, ब्लू आई को शो कर रहा है। और दोनों ने झगड़ा किया, दोनों जीन ने झगड़ा किया और पता चला कि कैपिटल बी जीत गया, और ये जीत गया, इसीलिए बच्चे का जो आंख है वो क्या है, ब्राउन है। तो ब्राउन वाला जो जीन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो इसीलिए हमने इसको कैपिटल में लिखा है और इसको क्या लिखा है,
स्मॉल में लिखा। तो हमने क्या बोला, जब कोई जीव किसी लक्षण के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो और उस हेटेरोजाइगस जीन में से जो जीन अपने आप को प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर कैपिटल बी ने आपको प्रदर्शित किया, ब्राउन आई ने खुद को प्रदर्शित किया, इसलिए ब्राउन आई वाला जो जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो ब्लू वाला खुद को नहीं प्रदर्शित किया मतलब ये क्या है, रिसेसिव है। तो फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, यदि किसी विषम युग्मजी, ये जो कंडीशन रिसेसिव और डोमिनेंट वाला आएगा वो विषम कंडीशन में ही आएगा, विषम युग्मजी कंडीशन में ही आएगा, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही आएगा। तो हेटेरोजाइगस जीव में किसी एक लक्षण के लिए उपस्थित दोनों जीव, यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, दोनों जीन कर लीजिए बाबू, जीव नहीं, दोनों जीन में दोनों जीन में से जो जीन खुद को प्रदर्शित करता है प्रभावी होता है। तो यहाँ पर कैपिटल बी ने प्रदर्शित किया, इसलिए डोमिनेंट कौन है, कैपिटल बी, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर इस एग्जांपल में ब्राउन आईज वाला जीन डोमिनेंट है या ब्लू आई वाला, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ब्राउन आई वाला, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ब्राउन आई खुद को प्रदर्शित कर रहा है और ब्लू आईज खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो जो खुद को प्रदर्शित करेगा वह डोमिनेंट होगा, जो खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो देखिए यहाँ पर रिसेसिव जीन, अगर कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन है और उस किसी विषम युग्मजी जीव में उपस्थित जीन, दो जीन होंगे, दोनों जीन में से उपस्थित वह जीन जो अपना प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, दो जीन में से जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो यहाँ पर अप्रभावी कौन है बाबू, देखिए दोनों में से किसने खुद को प्रदर्शित किया, ब्राउन वाला ने, कैपिटल बी ने प्रदर्शित किया, स्मॉल बी ने प्रदर्शित नहीं किया। तो कैपिटल बी जो है यानी ब्राउन आईज वाला जो है डोमिनेंट है और ब्लू आईज वाला जो क्या है, रिसेसिव। ब्राउन आईज वाला डोमिनेंट है, ब्लू आईज वाला क्या है, रिसेसिव है। जो खुद को प्रदर्शित करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है ना। अब यहाँ संकरण को समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। दो अलग अलग, ध्यान रखिएगा, दो एक ही जाति के, हमने क्या किया, एक ही जाति का दो पौधा लिया। इमेजिन करते हैं ये मटर का पौधा और ये भी मटर का पौधा है, ये जो है लंबा है, ठीक है, और ये लंबा है और ये नाटा है, ये लंबा है और ये नाटा है, ठीक है ना। और दो, अगर हाइट के हिसाब से बात किया जाए तो दोनों जो है अलग भिन्न लक्षण को शो कर रहे हैं, एक लंबा है और एक क्या है, नाटा है। तो दो विपरीत लक्षण, एक में लक्षण जो है लंबा वाला है, एक लक्षण में क्या है, नाटा वाला है, ठीक है ना। तो विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के जीवों के मध्य में यदि हम परपरागण कराते हैं या प्रजनन करवाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। दो अलग अलग लक्षणों वाले जीव के बीच में यदि प्रजनन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे या फिर संकरण कहेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। तो बात समझ में आ गई ना, इसका ये अलग लक्षण है, ये अलग लक्षण है, ये लंबा है या नाटा है, दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवा दिया, जिसको क्रॉस का चिन्ह है बाबू, ये संकरण का चिन्ह है। तो इस दोनों के बीच में यदि हमने परपरागण कराया, इसका पोलन ग्रेन इस पे, तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। दोनों का लक्षण समान होगा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे, दोनों का लक्षण क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, संकरण कह रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। चलिए ठीक है बाबू, ये कुछ टर्म्स थे जो आपको दिमाग में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है, होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। इसी पर जो है आपका आगे का सारा चैप्टर कंप्लीट होने है बाबू, ठीक है ना। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो इस पूरे इंटायर चैप्टर में हम हेटेरोजाइगस वर्ड का प्रयोग करेंगे, होमोजाइगस वर्ड का प्रयोग करेंगे, जीनोटाइप वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिनोटाइप वर्ड का प्रयोग करेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये सारे वर्ड का प्रयोग जो है कंटिन्यूअस होना है। इसका मतलब ये सारे वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, इस चैप्टर में आगे आप जो है कुछ चीजों को आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर के थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। हमने समझा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हम समझ चुके हैं वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन होता है। सोमैटिक वेरिएशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है, लेकिन जर्मिनल वेरिएशन या हेरिडेटरी वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। जेनेटिक्स का हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, इसी को कहते हैं बाबू एलोसोम, ठीक है ना, एलोसोम होते हैं।
जीन क्या होता है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन जो है लक्षणों को कैरी करता है, ये सारा कुछ हमने समझा। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, हेट्रोलॉगस क्या होता है, एलील समझा हमने। होमोजाइगस एलील क्या होंगे, हेट्रोजाइगस एलील किसको कहेंगे, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट जीन जानते हैं, रिसेसिव जीन जानते हैं। ये सब का सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कवर है, तभी आगे के जो है चैप्टर आपको समझ में, आगे के कंटेंट आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और मेंडल की बात करते हैं, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर जो मेंडल है, हमने बोला था ना कि मेंडल जो होते हैं, मेंडल जो है जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है, इनको आनुवंशिकता के जनक कहते हैं, ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या किया था कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सेटाइवम यानी मटर के पौधे के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ नियम को दिया था जिसको मेंडलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स के बिहाफ में मेंडल ने जो भी नियम दिया उसको जेनेटिक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडेलियन आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं, या मेंडेलिज्म से आप क्या समझते हैं, ये भी लिख सकता है, मेंडेलिज्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना बाबू। तो मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग, मेंडल ने अपने जीवन काल में प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता के कुछ नियमों को बनाया था, जिसको मेंडेलियन आनुवंशिकी या मेंडेलियन जेनेटिक्स कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है बाबू कि जेनेटिक्स की जानकारी, जेनेटिक्स को ऑब्जर्व जो है लोग हजारों वर्ष पहले से करते आ रहे हैं। हम लोग आज भी क्या है कि अगर हमको क्या है कि गाय खरीदना होगा तो हम सोचेंगे, हम गाय की जहां बिक्री होती है तो उसके अगर मंडली में हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम ढूंढेंगे कि हाँ सबसे अच्छी नस्ल की गाय कौन है, कौन सी गाय अधिक दूध देती है, कौन सी गाय जो है उसमें रोग से लड़ने की क्षमता अधिक है, कौन सी गाय खूबसूरत दिखती है, ये सारी चीज हम देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये सिलेक्शन का जो प्रवृत्ति है मनुष्य में हजारों वर्ष पहले से ही आया हुआ है, और जो ऑर्गेनिज्म, जो मवेशी अच्छा होता है, जिसकी जेनेटिक मेकअप अच्छी होती है, जो अच्छी दिखाई देते हैं, जिसका अपीयरेंस अच्छा होता है, उसको सेलेक्ट करते हैं और उसी का पालन करते हैं। फसलों में भी हम जेनेटिक्स को यूज बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। ये अलग सी बात है कि जेनेटिक्स को साइंटिफिकली किन्हीं व्यक्ति ने नहीं दिया था मेंडलिज्म से पहले। हाँ, कुछ लोग जो है खोज कर रहे थे, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए थे, ठीक है ना, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति थे वो भी जेनेटिक्स का उपयोग कर रहे थे, जाने अनजाने में वो कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि हमको फसलों को बोना था तो जो अच्छी किस्म के फसल के बीज होते थे हम उसको क्यों बोते थे, तो अच्छी किस्म के फसल का बीज का होना, इसका मतलब क्या है कि अच्छी किस्म के फसल में जो जीन है वो अच्छे वाले जीन है, हमारे लक्षण के हिसाब से जीन है, हमारे सोच के हिसाब से जीन है, इसीलिए वो अच्छे है। उसमें लक्षण जो है हमारे सोच के हिसाब से, इसलिए वो अच्छे हैं। यानी कि अच्छे लक्षणों वाले जो मवेशी होते हैं उसका सिलेक्शन हम करते थे, अच्छे लक्षणों वाला जो बीज होता था उसका हम सिलेक्शन करते थे। इसका मतलब जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स का इस्तेमाल लोग जो है वर्षों से करते आ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात को समझिए, चूंकि लोगों को लक्षणों के वंशागति एवं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जानकारी 8000 से 10,000 ईसा पूर्व से ही था, ठीक है ना। लोग पौधे जानवरों का संकरण कर उच्च इच्छित किस्म के प्रजातियों की उत्पत्ति भी कराते थे एवं उसका लाभ भी उठाते आ रहे थे। हम लोग देखिए ना कि अनपढ़ आदमी भी क्या करता है कि अगर उनके पास कोई मवेशी है और वो चाह रहा है कि अगला जो जनरेशन हो, अगली जो ये बछड़ा दे वो अच्छे क्वालिटी का हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अच्छे सांड को जुगाड़ में लाते हैं और अच्छे सांड से उसका पॉपुलेशन करवाते हैं ताकि क्या हो, अगली पीढ़ी अच्छी हो, ठीक है ना। तो जानवरों का संकरण लोग जो है वर्षों से कराते आ रहे हैं, कई शताब्दी से कराते आ रहे हैं, और अच्छे फसलों के बीच में संकरण जो है लोग कई शताब्दी से कराते आ रहे हैं। यानी जेनेटिक्स का इस्तेमाल जाने अनजाने में लोग बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ करने वाले जो व्यक्ति थे वो मेंडलिज्म थे, ठीक है ना। तो चूंकि लोगों को लक्षणों के वंशागति एवं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्न की जानकारी 8000 से 10,000 ईसा पूर्व से ही था, लोग पौधे जानवरों का संकरण उच्च एवं इच्छित किस्मों के प्रजाति की उत्पत्ति भी कराते थे एवं उसका लाभ भी उठाते आ रहे थे, किंतु किन्हीं के पास इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। लोग जानते थे कि ये जो वेरिएशन है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो अच्छे लक्षणों का लक्षण जो है जीवों में आ जाते हैं और खराब लक्षण धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं, इसका मुख्य रीजन जो है विभिन्नता का आना, इसका सबसे मुख्य रीजन जो है वो है लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन से ही विभिन्नता आती आ रही है, इसीलिए वह पौधे और जानवरों में संकरण करा के अच्छी किस्मों का विकास लोग कई वर्षों से कराते आ रहे हैं। लेकिन मेंडल वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लक्षणों की वंशागति को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने का प्रयास किया, इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकता के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जो कि आपको पहले से पता है। जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, मेंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं बाबू। के मेंडल के जो जीवनी है उससे भी एक दो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। आनुवंशिकता के संदर्भ में ग्रेगर जोहान मेंडल की जीवनी पे प्रकाश डालना है कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कैसे पले बढ़े और किस तरह से उन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में इतने इंपॉर्टेंट रूल्स को बनाया, इतने इंपॉर्टेंट नियमों को दिए, ठीक है ना। तो ग्रेगर जोहान मेंडल यानी जीजे मेंडल का जन्म इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। ऑस्ट्रिया देश है और इसके ब्रून शहर में एक छोटा सा गांव है सिलिसिया ब्लेज जिसको बोलते हैं, सिलिसिया ब्लेज में 22 जुलाई, ये डेट पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में बाबू कि ये जो मेंडल है इसका जन्म कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, यह दिमाग में रखना है कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो है, ग्रेगर जोहान मेंडल जो है इसका जन्म ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ। ब्रून शहर था, इस शहर में एक छोटा सा गांव था सिलिसिया, ठीक है ना। और इनका जन्म जो हुआ 22 जुलाई 1822 में एक अत्यंत साधारण यानी गरीब फैमिली में हुआ था, और ये परिवार जो था माली परिवार से बिलोंग करते थे। 1822 में इसका जन्म हुआ और 1843 में इन्होंने क्या है कि 12th तक के जो है एजुकेशन को प्राप्त कर लिया था, और उसके बाद इन्हें जो है ऑस्ट्रेलियाई मोनेस्ट्री में भेज दिया गया, ऑस्ट्रेलियाई संघ में भेज दिया गया, जहां पर क्या होते हैं पादरी बनने की शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। क्रिश्चियन का ये समुदाय है, ऑस्ट्रेलियन संघ में भेज दिया गया। 1847 ईस्वी में वो जब ऑस्ट्रेलियाई संघ से वापस आए तो स्थानीय चर्च में वो पादरी यानी प्रीस्ट या मॉन्क जिसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए ना इनके गले में आपको जो है पादरी वाला जो चैन भी आपको देखने को मिल रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो स्थानीय चर्च में ये पादरी यानी मोंक के रूप में नियुक्त किए गए। कुछ समय तक ये पादरी के रूप में काम किए अपने स्थानीय चर्च में, और उसके बाद क्या हुआ इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, वियना यूनिवर्सिटी में, ब्रून शहर में ही वियना, ऑस्ट्रेलिया वियना यूनिवर्सिटी में क्या है, वियना यूनिवर्सिटी यानी वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर जब एडमिशन लिया उन्होंने, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया था नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी विषय से इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, क्योंकि वो तो प्लस 2 पास कर ही चुके थे ना बाबू, उनको ग्रेजुएशन करना था। तो उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 1851 ईस्वी में, और जहां पर उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्शन नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान को किया, गणित को किया, भौतिकी को किया, और इसी विषय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन को पूरा किया, ठीक है ना। ग्रेजुएशन पूरा होते ही वो 1854 ईस्वी में वापस आए, ठीक है ना, और ब्रून के एक मठ में, चर्च ही बोल लीजिए, एक चर्च में वो क्या हुआ है, विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। जैसे देखिए ना हमारे बाढ़ के अंदर जो चर्च है वहां पर पढ़ाई भी होती है, वहां पर टीचर्स भी होते हैं, अध्यापक भी होते हैं, और वहां पर मंदिर भी है, ठीक है। तो 1854 ईस्वी में वो ब्रून के मठ में फिर से गए, चर्च में फिर से गए, और वहां विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया गया उनको। मेंडल मठ में रहकर क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और यहाँ पर बात क्या होता है ना बाबू कि मठ कोई भी चर्च होता है, जैसे हम लोगों का जो चर्च है वहां पर आप देखते हो ना बहुत सारी जमीनें हैं, वहां के लोगों का काम बटा होता है कि कुछ लोग क्या करेंगे, वह फल सब्जियों को उगाएंगे गार्डन में, ताकि जो भी मठ में रह रहे हैं उनको जो है लगातार सब्जी मिलते रहे, उनको अनाज प्राप्ति होते रहे, ठीक है ना। तो ये जो अध्यापक भी थे और ये क्या करते थे, बाग बगीचों में काम भी करते थे, वही चर्च के बाग बगीचों में ये काम भी करते थे, ठीक है ना। तो मेंडल जो है मठ में यानी वही चर्च में रहकर बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ फल सब्जियां भी उगाया करते थे। उन्होंने बाजारों एवं सगे संबंधियों से, इंपॉर्टेंट है, बाजार से और सगे संबंधियों से 34 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले उद्यान मटर, जिसको गार्डन मटर या फिर बगीचा मटर भी कहते हैं,
उद्यान मटर यानी गार्डन मटर के बीजों को एकत्रित किया। इन्होंने क्या किया कि अपने अपने कह सकते हो सगे संबंधियों को सूचित किया, अपने बाजारों में गया और वहां से जो अलग अलग किस्म के, आप अभी भी मटर खरीदने जाते हो तो आप क्या देखते हो कि कोई मटर ग्रीन होता है, हरा होता है, कोई मटर पीला होता है, कोई मटर फुला हुआ होता है, कोई मटर सिकुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने टोटल क्या किया, 34 अलग अलग किस्मों का जुगाड़ किया मटर के पौधे का, ठीक है ना। सारे पौधों को उन्होंने बोया और बोने के बाद उसमें से 14 शुद्ध लक्षणों वाले पौधे को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। 14 शुद्ध लक्षणों वाले यानी 34 को वो लगातार बोते गए और जिनमें उन्होंने देखा कि वो उनको बार बार बोने के बाद भी उसके लक्षण में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। और टोटल क्या किया, वो होमोजाइगस कंडीशन वाले जितने भी पौधे थे, तो टोटल 14 पौधों का उन्होंने सिलेक्शन किया। 34 में से 14 शुद्ध लक्षण वाले पौधों का चुनाव किया एवं उस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जो बगीचा मटर है इसका जैव वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, हम अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं, पाइसम सटाइवम। तो यहाँ से आपको याद रखने वाली क्या चीज है बाबू, ये जरा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ, डेट इनका इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1822। और शताब्दी भी आपको याद रखना है 19वीं शताब्दी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि उन्होंने बगीचा मटर के कितने शुद्ध लक्षणों वाले पौधे का चुनाव किया था, तो 14, ठीक है ना। और बगीचा मटर का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पाइसम सटाइवम। इसके अलावा जो है आपसे और भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। इसके आगे समझते हैं कि उन्होंने क्या किया कि वो जो 14 पौधे का सिलेक्शन किया था, वो बेसिकली 14 नहीं थे, वह 7 जोड़ा था, 7 विपरीत जोड़ा था, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे। उन्होंने अपना शोध 1856 ईस्वी में शुरू किया और 1862, ये इंपॉर्टेंट है, 1856 ईस्वी से 1863 ईस्वी के बीच जो है वो लगातार इन्हीं 14 पौधों पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्षों को निकाला, रूल और नियमों को बनाया। उस नियम को उन्होंने क्या किया कि जो भी ये 7 साल के अंतराल में, 7 वर्षों के अंतराल में जो भी अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी इनको ऑब्जर्वेशन मिला, उनको ये अपने डायरी में लिखते जा रहे थे और उनका डेटा तैयार करते जा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, ये बायोलॉजी को क्या करते थे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते थे। क्योंकि आपने देखा ना बाबू, इनका जो सब्जेक्ट था वो इनका फिजिक्स सब्जेक्ट था, मैथ सब्जेक्ट था और नेचुरल साइंस था, ठीक है ना। तो ये पहले व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स चैप्टर आप पढ़े होंगे क्लास 10 के लास्ट चैप्टर जो स्टैटिक्स संख्यांकी, इन्होंने क्या किया कि मैथ को साइंस से मिक्स, मैथ को बायो से मिक्स करके उन्होंने रूल और रेगुलेशन को बनाया था। आगे हम देखेंगे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथ का प्रयोग किया था। बायोलॉजी के चीजों को समझाने के लिए इन्होंने मैथ को फॉर्मेट में यूज किया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना शोध 1856 ईस्वी से 1863 ईस्वी में किया और लगातार 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर इन्होंने काम किया। अपने शोधों के आधार पर कई निष्कर्षों को ज्ञात किया, ठीक है। और उस निष्कर्ष को उन्होंने डायरी में मेंशन करते चले गए। 1865 ईस्वी में उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाला था, ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है बाबू जहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक, एक कम्युनिटी आप कह सकते हो, ये एक समुदाय है, कम्युनिटी है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े होते हैं और समय समय पर सारे लोग यहाँ पे बैठक लगाते हैं, ठीक है ना। तो 1865 ईस्वी में ये जो मॉन्क है, ये जो पादरी थे, ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे, अपने जो भी निष्कर्ष इन्होंने डायरी में लिखा था उसको लेकर वो पहुंच गए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में, जहां पर बहुत सारे वैज्ञानिकों की बैठक होती है और वहां पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत करने की कोशिश किया, ठीक है ना। लेकिन जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया शुरुआती दौर में 1865, ये इंपॉर्टेंट डेट है, उन्होंने अपने निष्कर्षों को कब प्रस्तुत किया था, तो 1865 ईस्वी में इन्होंने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया था। कहां किया था, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक कम्युनिटी के अंदर प्रस्तुत इन्होंने किया अपने निष्कर्षों को। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में किस सभा में इन्होंने प्रस्तुत किया, तो लोग क्या कर रहे थे, वहां जो साइंटिस्ट थे, इनके बायो में जो मैथ का मिक्सचर था, स्टैटिक्स का जो इन्होंने यूज किया था, उसको देखकर क्या किए
कि लोग जो इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि उन्होंने कहा कि बायोलॉजी के अंदर जो मैथ को मिक्स करना संभव ही नहीं है, बायोलॉजी के किसी भी चीज को समझाने के लिए मैथ का इस्तेमाल किया जाए, ये बेवकूफी है। लोग इसको बेवकूफ, लोग जो है मेंडल को बेवकूफ कहना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कहा कि 1865 ईस्वी में जब इन्होंने अपने निष्कर्षों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत किया, तो उन्होंने क्या, लोगों ने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि वैज्ञानिक जो है इनके बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई इनके बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक दूसरा प्रयास किया 1866 ईस्वी में। इन्होंने अपने निष्कर्षों को और अपने सिद्धांतों को, जो भी इन्होंने अपने ऑब्जर्व किया था, वो सारे एक्सपेरिमेंट के जो भी निष्कर्ष थे, कंक्लूजन थे, उसको प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी नाम का एक मैगजीन होता है, जैसे हम लोग के पास जो मैगजीन आती है ना, पत्रिका, उस पत्रिका के किसी एक पेज में हेडिंग डाला गया एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इस हेडिंग के नाम से उन्होंने क्या किया, अपने निष्कर्षों को छपवाया 1865 ईस्वी में। और ये जो प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी नाम की जो पत्रिका थी, ये सस्ती पत्रिका थी, ये लो क्वालिटी की पत्रिका थी, लोग ज्यादा इसको नहीं पढ़ते थे। इसी कारण से ये फिर से इनके निष्कर्षों पे, इनके एक्सपेरिमेंट पे, ये जो महान एक्सपेरिमेंट किए थे, इस पे कोई ध्यान नहीं गया, किन्हीं लोगों का ध्यान नहीं गया, ठीक है ना। तो ऐसा देखने को मिला कि काफी वर्षों तक इन्होंने मेहनत करते रहे और इनके एक्सपेरिमेंट पे कोई किसी का ध्यान नहीं गया। किसी वैज्ञानिक ने क्या किया, इनके एक्सपेरिमेंट पे ध्यान नहीं दिया। एक वैज्ञानिक थे, नाइगेली कहते हैं, नाइगेलिक ने थोड़ा बहुत इन पे ध्यान दिया था, लेकिन वो भी बाद में जो है इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 1865 ईस्वी में, ठीक है ना, किसी ने कि कोई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जितने भी वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए थे और किन्हीं ने इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो जाकर इन्होंने मजबूरन क्या किया, 1865 ईस्वी में प्रोसीडिंग सोसाइटी नाम का जो मैगजीन होता है, ये बेसिकली मैगजीन है, इस मैगजीन में क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को छपवाया और इस एक्सपेरिमेंट का हेडिंग डाला एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। फिर भी यह मैगजीन तो लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग भी मैगजीन आता है बाबू, तो कुछ पेजेस को पढ़ते हैं, कुछ पेजेस को नहीं पढ़ते, इनके पेजेस को भी कोई नहीं पढ़ा और अपने जीते जी इन्होंने जो महान एक्सपेरिमेंट किया था, इनके बातों पर किन्हीं का ध्यान नहीं गया, ठीक है ना। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि मेंडल को अपने जीवन काल में, वो पूरे जीवन काल में क्या हुआ, उनको अपने किए हुए महत्वपूर्ण कार्यों का एशियर सम्मान नहीं मिल सका, क्योंकि 1865 ईस्वी में, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है चेंजेस करना है, क्योंकि ये जो टाइमिंग था ना बाबू, ठीक है, 1865 ईस्वी में डार्विन वैलेस द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है, प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन ये डील हो जाएगा आपका कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, हालांकि इसको हम ये जो है विकास के चैप्टर में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के चैप्टर में हम सिर्फ डार्विन की ही चर्चा करेंगे। तो डार्विन और वैलेस ये दो व्यक्ति हैं, डार्विन और वैलेस ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, दो वैज्ञानिक है, काफी फेमस अपने समय के वैज्ञानिक रहे हैं ये। तो 1865 यानी जिस समय में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया था मेंडल, उस समय सबसे चर्चा में जो वैज्ञानिक थे वो थे डार्विन और वैलेस। और डार्विन और वैलेस ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके कारण सारे लोग जो है इससे गुस्सा थे, और इन्होंने क्या किया था, एक बुक को छपवाया था और उस बुक में अपना एक थ्योरी दिया था, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाबू कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था, ठीक है ना। इनका सहयोग किसने किया था, तो वैलेस ने किया था। तो डार्विन और वैलेस के द्वारा जो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया गया था, ये काफी चर्चा में था, ये पूरे विश्व में चर्चा में था, और इसी कारण से चर्चा में भी था, और ये विवादित कह सकते हो ये सिद्धांत था, प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत था, ये विवादित सिद्धांत था। इन्होंने अपने इस थ्योरी की सहायता से, डार्विन और वैलेस ने प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत के थ्रू उन्होंने लोगों को ये बता दिया था कि आपके जो पूर्वज थे वो बंदर थे, ठीक है ना। और लोगों, और हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास जो है इसका कह सकते हो प्रूफ है हमारे पास, आप आके हमारे से ये प्रूफ ले सकते हो कि हम लोगों के जो पूर्वज थे, मनुष्यों के जो पूर्वज थे वो बंदर थे। अब लोग क्या करना शुरू कर दिए, लोगों ने कहा, लोग ने क्या, आपने पढ़ा है बहुत सारे जो है ग्रंथों में लिखा है कि हमारे निर्माण जो है, हमारे विश्व का निर्माण 7 दिनों में हुआ है। कुछ ग्रंथों में लिखा है ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है,
कुछ ईसाई लोग कहते हैं कि 10 दिन में ईसा मसीह ने बनाया है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारी अवधारणा थी। तो इस अवधारणा को, इस धार्मिक अवधारणा को डार्विन और वैलेस ने ठेस पहुंचाया था, और जिसकी वजह से जो है डार्विन और जो वैलेस थे, ये उस समय काफी फेमस थे अपने विवादित सिद्धांत को लेकर, ठीक है ना। तो डार्विन और वैलेस की वजह से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो मेंडल है अपने जीवन काल में, अपने जीवित रहते हुए इतने महान कार्य किए, लेकिन उसके बावजूद भी फेमस नहीं हो पाए, इसके फेमस ना होने के पीछे वजह क्या था? तो वो थे डार्विन और वैलेस। सारे वैज्ञानिक डार्विन और वैलेस की जो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत था इसमें लगे हुए थे। इसके लिए ये क्या कर रहे थे? एविडेंस को जुटा रहे थे, इसके प्रति जो है अपोज में खड़े हुए थे। कुछ लोग जो है इसको गलत बता रहे थे, कुछ लोग इसको सही बता रहे थे, और सारे लोग जो है डार्विन और वैलेस के घरों के सामने खड़ा होकर उनको जो है डरा रहे थे, धमका रहे थे कि आप ही के पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने, डार्विन और वैलेस ने अपने सिद्धांत के थ्रू लोगों के, जो धार्मिक लोगों के धर्म को उन्होंने ठेस पहुंचाया था, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाया था। इसी कारण से डार्विन और वैलेस की वजह से क्या है कि मेंडल अपने जीवन काल में फेमस नहीं हो पाए, लेकिन कुछ समय ऐसा आया, ठीक है, तब वो फेमस हुए। तो देखिए यहाँ पर 1865 की अगर बात कर ली जाए तो डार्विन और वैलेस जो काफी फेमस थे। उनका प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत जो है वो विश्व में काफी जोरों पे चल रही थी। इसी कारण से लोग जो है इसी में उलझे हुए थे, साइंटिस्ट इसी में उलझे हुए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल पे कोई किसी का ध्यान नहीं गया, और अंततः 1834, ये इंपॉर्टेंट है, अंततः 1834 ईस्वी में ग्रेगर जोहान मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु होगी। 1822 में इनका जन्म हुआ बाबू, और इनका जन्म 1822 में हुआ, और इनकी मृत्यु जो है 1834 में हुआ, ठीक है ना। इनकी मृत्यु 1834 में हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1834 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब लगभग 35 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक का मेंडल के इस महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर कोई विशेष ध्यान नहीं गया। 35 वर्ष कहां से? जब से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया था। तो 1865 से हम 35 वर्ष जोड़ लेते हैं तो यहाँ 1900 ईस्वी आएगा, 1900 ईस्वी आएगा। यानी कि 1900 ईस्वी से पहले किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान जो है वह मेंडल पे नहीं गया। मेंडल की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी नहीं गया। 1900 ईस्वी में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण मेंडल के जो भी निष्कर्ष थे वह लोगों के सामने आना शुरू हो गया। लोग जो है उसको पढ़ना शुरू किए, लोगों को इनके एक्सपेरिमेंट का आभास हुआ कि मेंडल जो खोज के गए थे वो काफी महान कार्य थे, ठीक है ना। तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद, यानी कि 1900 ईस्वी में, 1834 में इनकी मृत्यु हो गई ना बाबू, और 1900 ईस्वी में क्या हुआ कि तीन अलग अलग तीन देशों के अलग अलग तीन वैज्ञानिक, ठीक है ना, लगभग समान दशकों में अलग अलग पौधे पर प्रयोग कर लगभग मेंडल जैसे निष्कर्षों को निकाला। यानी 1900 ईस्वी के आसपास तीन वैज्ञानिक सामने आए, हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। इंपॉर्टेंट नहीं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, ये तीन वैज्ञानिक है, तीनों तीन देश से हैं। पहला जो है वो हॉलैंड नाम के देश से है, दूसरा जर्मनी से है और तीसरा ऑस्ट्रिया से है। तीनों तीन देश से हैं और तीनों का अलग अलग पौधा था। ह्यूगो डी ब्रीज ने अपना एक्सपेरिमेंट ओएंथ्रा पे किया है, कार्ल कोरेंस ने अपना एक्सपेरिमेंट मैज पे किया है, शेरमार्क ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है पी प्लांट पे किया है। तो ये तीनों वैज्ञानिक जो है अपने खुद से अलग अलग थे, तीनों में कोई जान पहचान नहीं है, अलग अलग देश में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट करके जब इन्होंने निष्कर्ष को निकाला 1900 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कार्ल कोरेंस ने भी अपने देश के जो भी मैगजीन थे उसमें अपना छपवाया, ह्यूगो डी ब्रीज ने भी छपवाया, शेरमार्क ने भी अपना छपवाया। और तीनों ने जब एक ही वर्ष में उन्होंने देखा कि लगभग 1900 शताब्दी में ही देखा कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो एक्सपेरिमेंट किसी और ने करके पहले से रख दिया है। तीनों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, हम जो निष्कर्ष निकाले ये निष्कर्ष तो पहले ही मेंडल ने निकाल के रख दिया है। इसका मतलब अब ये तीनों व्यक्ति ने क्या किया, मेंडल के नियमों को खोदना शुरू किया, यानी मेंडल की रीडिस्कवरी हो गई, ठीक है ना। तो जिससे 1900 ईस्वी में मेंडलवाद की पुनः खोज हुई। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कब हुआ है? तो 1900 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है बाबू, ठीक है ना। मृत्यु के 16 वर्ष बाद और इनके एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत करने के 35 वर्ष बाद, ठीक है।
मेंडलिज्म की पुनः डिस्कवरी हुई, 3 व्यक्ति ने इनका रीडिस्कवरी किया, हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। तीनों 3 देश से थे, हुगो डी ब्रिज हॉलैंड से, कार्ल कोरेंस जर्मनी से, शेरमार्क ऑस्ट्रिया से थे, ठीक है ना। और रीडिस्कवरी हुई और इन्होंने देखा कि जो निष्कर्ष हमने निकाला है वो निष्कर्ष तो ऑलरेडी कई वर्ष पहले जो है मेंडल ने खोज के रख दिया है, ठीक है ना। तो तीनों का ध्यान मेंडलिज्म पे गया और मेंडलिज्म में जो कमियां थी उसको दूर किया और उसको जो है नियम के रूप में शामिल करने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो ये था मेंडलिज्म। मेंडल के बारे में कि मेंडल जो है किस तरह से मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कितने वर्षों तक अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत के बावजूद भी उनको जो है अपने जीते जी उनका श्रेय नहीं मिल पाया, लेकिन 3 वैज्ञानिक जो है उनके लिए कारगर सिद्ध हुआ, उनके मृत्यु के बाद ही सही, लेकिन उनको फेमस करने में ये 3 वैज्ञानिक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन तीनों ने ही क्या किया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया। क्लियर ना बाबू। तो आज का क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं और कल हम समझेंगे कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था, मेंडल ने मटर के पौधे पे किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, और यहाँ से हम प्रोसीड्यूर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पहले पूछा था इस लेक्चर को शुरू होने से पहले उसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जरा सा मिला लेंगे बाबू, उसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने आंसर किया है वो आंसर को मिला लेंगे फटाफट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बाबू कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि सर जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो जाहिर सी बात है जो मेंडल है वो फादर ऑफ क्या है, ओफो, जो मेंडल है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। जी जे मेंडल कहते हैं ना बाबू, जी जे। मेरा पेन जो है ना सही से काम नहीं कर रहा, 1 मिनट रुकिएगा बाबू। ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया बाबू। ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया होगा, हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपने लिखा था उसको उस क्वेश्चन को क्या है कि आप कॉपी में लिख के आप आंसर हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। अब जिसका सही होगा हम करेक्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है।